ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात युद्ध की हो रही है। एक युद्ध और है। जंग के मोर्चे पर फंसा ईरान अब एक नया समीकरण तैयार कर रहा है। ईरान ने मुस्लिम नेबरहुड के बीच अपने पावर को बढ़ाने का एक नया टारगेट सेट किया। मुस्तफा खामेनेई ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लड़ाई को रोकने की अपील की। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भेजा है कि वो अफगानिस्तान पर हमला करना बंद कर दे। दरअसल मौजूदा हालात में ईरान अफगानिस्तान के रुख से बेहद खुश है। बगराम एयरबेस की बात हो या अमेरिका के खिलाफ तालिबान सरकार का स्टैंड हो, ऐसे में अब मुस्तफा खामेनेई इस युद्ध को खत्म कराकर इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। हर्षवर्धन जी, अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या मार खाएगा और कितनी मार खाएगा? और ईरान के कहने पर अगर चलेगा तो फिर अमेरिका कैसे उसका टेटुआ दबाएगा? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो ईरान के साथ किसी भी स्थिति में जा सकता है। और अभी तक जो पाकिस्तान ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सऊदी वाले समूह के साथ है, मतलब गल्फ कंट्रीज के साथ है। उसमें वो कभी भी ठीक है, खामेनेई के लिए उसने एक अपना कंडोलेंस दिया और वो देना ही चाहिए था, लेकिन रणनीतिक तौर पर अमेरिका का खेमा छोड़ने की उसकी स्थिति नहीं है, नंबर एक। दूसरा, अफगानिस्तान से उसकी जिस तरह से लड़ाई हो रही है उसमें वो मतलब एक पोजीशन ले चुका है। उस पोजीशन से अपने आप को विड्रा करना वो लगभग असंभव है। और मैं तो इसमें यह भी देखता हूं कि मतलब जो अफगानिस्तान में अभी उसने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। वो कितना समय लेकर आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आएगा, ये अलग बात है। सिर्फ धुरंधर से पिटाई नहीं होगी, वो सही में उसको अभी पिटाई होने वाली है, क्योंकि अफगान के जो लड़ाके हैं वो तय करेंगे। वो जो मौलाना ने अभी फतवा जारी किया है, तो अभी बहुत कुछ वहां दिखना बाकी है। विजय जी, ये बिल्कुल मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ खड़ा हो। वो अमेरिका के, उनका जीवन मरण का प्रश्न है ना। पाकिस्तान जो है अमेरिका के बिना जीना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो वो तमाम तरीके के बहाने बना सकता है। फिर ये भी कह सकते नहीं, मैं तो आपके साथ ही हूँ, धर्म हमारा है, मजहब हमारा है, खामनेई को कंडोलेंस हमने दे दी है और आप समझिए मजबूरी। ये सब चीज़ें उनकी आप उसको सोचिए ना कि वहाँ पर वो गजा के खिलाफ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। तो बिल्कुल सीधा सीधा सा कन्फ्रंटेशन है। यदि मजहब के तौर पर देखें कि यहूदियों के साथ आप वहां पर गजा में खिलाफ खड़े हो गए हो, तो इसलिए ईरान में तो फिर भी अभी उनके पास थोड़ा सा बचाव है कि और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन पर नहीं चल रहा। सऊदी के साथ वो खड़े रहकर कैसे उस रास्ते को निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे ईरान के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान, वो तो और मुश्किल हो जाए। अभी तो उसको अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिका के लिए लड़नी है जी। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं की है, इसको समझिए। वो तो अमेरिका का प्रेशर है कि उसको कैसे अफगानिस्तान को खत्म करना है या बगराम एयरबेस पर कैसे कब्जा करना है। तो वो लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के लिए, तो वो ईरान के साथ जाएगा, इसकी संभावना तो फिलहाल तो नहीं लगती है। इधर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिया मौलानाओं को भी एक पैगाम दिया। मुनीर ने शिया मौलवियों के साथ बैठक में कहा कि अगर आपको ईरान से इतना प्यार है तो वहीं चले जाएं। दरअसल पाकिस्तान में खामेनेई की मौत के बाद से कई हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई। मुनीर ने शिया मौलवियों को समझाया, डराया या चेताया, क्या किया ये तो मुनीर ही बेहतर जाने। और वो मौलवी जिनसे बात हुई है इनकी, दूसरे देशों की घटनाओं पर ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मुनीर को जवाब मिलने लगा है। शिया मौलवी ने मुनीर को क्या जवाब दिया वो आपको सुनाते हैं। जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। अच्छा भाई, हमें तो फलस्तीन की हिमायत करनी, वहां भेज दो। वहां तो हम जाना भी चाहते हैं, कई लाख आदमी लड़ने के लिए जाते, वहां भेज दो यार, हमें उस तरफ भेज दो। अच्छा, जिसको भी जहां जाना हो वहां की बात करना शुरू कर दे। खलीजी ममालिक जाने का शौक रखता है, वहां उसको भेज दो, जाओ, चलो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर के ख्वाहिशमंद हो जो वहां की है। फिर इस तरह सारी दुनिया में जो जो ख्वाहिश होता है बांटो, खोल तो सब चले जाए। मतलब ये कुछ समझ भी नहीं आता। कोई लॉजिक है, कोई मंतिक है इसके पीछे? कि अब ईरान की हिमायत जो करेगा वो ईरान चले जाए, क्या मतलब ईरान की हिमायत करना? हम तो हर मजलूम की हिमायत करते हैं। ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं, ये तो समझा रहे हैं मुनीर को अपनी भाषा में कि फिर तुम जाओ ना बोर्ड ऑफ पीस के तहत मरने के लिए गाजा में। देखिए, जो मुनीर कह रहे हैं सियाओं से, भारत का कोई यदि हिंदू नेता यदि यही बात कह देता, और कहता है कई बार, गिरिराज सिंह जी अक्सर पाकिस्तान भेजते रहते हैं, वो ठीक करते हैं, बिल्कुल वो सही कहते हैं, गिरिराज जी कुछ गलत नहीं बोलते हैं। यदि आपकी पाकिस्तान की मानसिकता है और पाकिस्तान से इतना ही लगाव है, यदि सीरिया से आपको इतना ही लगाव है, इस्लाम के नाम पर ही इतना लगाव है, आप चले जाइए ना। दुनिया में कौन सा इस्लामिक मुल्क है जो शांति से साथ रह रहा है?
शांति का धर्म है ना, शांति ही वहां पर बिखरनी चाहिए थी। तो जहां इस्लाम है वहां भी अशांति है, जहां इस्लाम नहीं है वहां इस्लाम लाने के लिए आप अशांत कर रहे हैं उसको। तो कहीं भी तो आप शांत नहीं हैं। जहां पर आप हैं, अफगानिस्तान में तो सब आप ही आप हैं, वहां भी आप अशांत हैं। सीरिया में आप ही आप हैं, फिर भी अशांत हैं। ईरान में आप ही आप हैं, कोई और नहीं है, फिर भी अशांत हैं। और भारत में आप अशांत इसलिए करते हैं क्योंकि आपको भारत में ईरान वाला पूरा इस्लामिक कल्चर चाहिए, पाकिस्तान वाला कल्चर चाहिए। पाकिस्तान में मुनीर ही मुनीर है, तो जब वो मुनीर ही मुनीर है तो फिर ये क्यों उनको धमकाया जा रहा है? मीनाक्षी जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो क्या कह रहा है, मुनीर ये कह रहा है ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाले चाहे शिया हो या सुन्नी हो, उन सबके लिए पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रमुख होना चाहिए। आप खामेनेई की मौत पर यहां पर आप मातम मत मनाइए, छाती मत पीटिए, और उसके लिए पाकिस्तान के में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस मत लाइए, अराजकता आप सड़क पर मत फैलाइए। भारत के अंदर जाकर के छाती पीटने वाले नहीं थे, लखनऊ में छाती पीटा ना, कलकत्ता में छाती पीटा ना, श्रीनगर में छाती नहीं किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप ये करने ही क्यों गए? हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? वो कोई हमारा बहुत, देखिए 3 कैटेगरी है, मित्र होना और मित्रवत होना। ईरान हमारे लिए मित्रवत है, मित्र नहीं है। इजराइल हमारा मित्र है, ये हमको अंतर समझ करके रखना चाहिए। अमेरिका जो है वो हमारा राजनीतिक साझेदार है, वो व्यापार के आधार पर मित्र होता है। व्यापार का मित्र बताइए ना, मित्र कौन है, मित्रवत कौन है? मैं पाकिस्तान के लिए ही कह रहा हूं, ईरान के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मित्रवत है, मित्रवत ही है। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, यदि ईरान के साथ यदि बॉर्डर डिस्प्यूट खोला, सर मीनाक्षी अफवाह फैला रही है, तो इसलिए भूल के ऐसे मत फैलाइए आप अफवाह। कौन सी अफवाह? आप कह रही हैं कि जो है उसका पाकिस्तान का मित्र कौन है? पाकिस्तान मालिक नौकर वाला रिश्ता पसंद करता है। ये मित्र होना, मित्रवत होना, ये प्रोफेसर साहब ने कह दिया, आप उसी में बैठे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, वो सिर्फ कहता है जी मालिक, हुकुम मालिक। त्रिपाठी जी, तो कभी चीन होता है, कभी अमेरिका होता है। त्रिपाठी जी, कल खाड़ी के एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि क्या वो कहते हैं पाकिस्तान कुत्ता है। ये मैं भाषा नहीं प्रयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान, अमेरिकन कहते हैं कि ये हमारा कुत्ता है। कुत्ते को हम जो पैसा देकर के कहेंगे टॉमी आओ इधर आओ तो इधर आएगा, टॉमी उधर जाओ तो उधर जाएगा। भारत नहीं करेगा ना, बाकी देश नहीं करेगा, ईरान भी नहीं कर रहा है ना अमेरिका के लिए। देखिए कैसे वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान टॉमी है, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट कर रही है। जब पाकिस्तान के नेता ही खुद को ये कहते हैं कि हम अमेरिका के टॉयलेट पेपर की तरह हैं, वो इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले, तो ये तो और ज्यादा निकृष्ट है। लेकिन मिडिल ईस्ट के युद्ध की आग में जिस तरह से ये तमाम देश जल रहे हैं, पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़कने की स्थिति है। पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार और अपनी सेना को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में गैस और तेल के लिए मारामारी है। गैस फील्ड पर हमले के बाद से पाकिस्तान में अब हाहाकार मच गया है। सिलेंडर की कीमतें 10,000 के पार पहुंच गई है। इमरजेंसी घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज भारत हमला कर दे तो जवाबी कार्रवाई के लिए उसके पास टैंक को चलाने के लिए भी तेल नहीं है। 23 मार्च को होने वाली पाकिस्तान दिवस की परेड को भी रद्द करना पड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर, 10,000 रुपए तक का। सोचिए जरा, हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं है, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई जीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान 99% गैस की जरूरियात अब कतर से पूरी कर रहा होता है, लेकिन मसला यह है कि अब कोई भी वहां से जहाज आ ही नहीं पा रहा, जिसके बाद अब खदशा पैदा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी। ये तो हालत है समीर जी पाकिस्तान की। अब वो किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है, किसका नौकर है या सबका ही नौकर है, अपनी आवाम के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की सत्ता। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की। अगर आप पेट्रोल डीजल देखोगे तो उनके पास सिर्फ 6 दिन का स्टॉक है और गैस का 8 या 9 दिन का स्टॉक
बाकी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में तो मतलब इतनी बुरी हालत है कि कंपनियों में जहां कैंटीन था वहां कह दिया गया है कि भाई रोटी आप लेके आओ, सब्जी आपको यहाँ से मिलेगी, आपको दोनों सुबह का खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। पुलिस जो पेट्रोलिंग करती थी, पुलिस वालों से कह दिया गया है कि आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं चलाने के लिए, तो आप पेट्रोलिंग के लोगों से लिफ्ट मांगो और शहर का दौरा करो। तो अगर ऐसी स्थिति, ये स्थिति वहां पाकिस्तान में बोल दिया गया, लाहौर में, बाकी जगह पे, रावलपिंडी में, कि भाई अब डीजल बचाना है, पेट्रोल बचाना है, तो आप लोगों से लिफ्ट मांगो और शहर का दौरा करो, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करो। तो ऐसी स्थिति अगर पाकिस्तान के अंदर आ गई है कि पुलिस अधिकारियों को वहां पर पेट्रोल लेने के लिए मना कर दिया गया है, लोगों को मिल नहीं रहा है, गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है, लोगों को मिल नहीं रहा है, जहाँ रेस्टोरेंट है, जहाँ कैंटीन बने सरकारी विभाग में, उनमें कह दिया गया कि आधा खाना आप लेके आओ, आधा खाना कैंटीन से मिलेगा, मतलब चावल हम देंगे तो दाल आप लेकर आओ। ऐसी स्थिति अगर पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया इस स्थिति के अंदर। लेकिन अभी जो चल रहा था कि भाई शिया को लेकर जो आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई यहाँ पर आप किसी तरह से शांति भंग नहीं होना चाहिए, कितना भी हो जाए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में ईरान से लड़ने नहीं जाएगा अमेरिका के कहने पर। वो इस बात को जानता है कि भाई ट्रंप बहुत लंबे समय नहीं रहेंगे, लेकिन उनको तो उन्हीं लोगों के बीच में रहना, 1 से 1.5 करोड़ है, और वो ईरान से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और अमेरिका भी, पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। भले ही वो ओसामा बिन लादेन को जब शरण दे देते हैं, इतना बड़ा आतंकी जिसने पाकिस्तान अमेरिका में इतना बड़ा हमला किया, उसको पाकिस्तान अपने शरण दे देता, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान से कुछ कहता नहीं है। तो उसको पता है कि जो उसकी भौगोलिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो अमेरिका की मजबूरी है उसको बनाए रखने के लिए। और ईरान तो उसके पास तो चीन है, अमेरिका छोड़ेगा वो चीन के पास चला जाएगा कटोरा लेकर, तो उसके पास तो पता है कि इसको लोग मदद करने के लिए तैयार बैठे। नहीं सर, अब कटोरे में क्या क्या लेंगे? तेल, गैस, पैसा, क्या क्या लेंगे? कटोरा, अब तो कटोरा की जगह कड़ाहे की जरूरत पड़ गई है। ऐसी मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भिखमंगा देश बन गया है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान पर तेल संकट के बीच उनको डर इस बात का भी है कि भारत कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। डर यह है कि अगर भारत ने अटैक कर दिया तो फौज के टैंकों के लिए तेल का जुगाड़ कहां से होगा? पाकिस्तान कैसे टैंकों में तेल भरेगा? पाकिस्तान को अब क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि जैसे दुनिया की अगर तेल और गैस की ये मामलात में हिट हो जाते हैं, रुक जाती हैं सप्लाइयां, पाकिस्तान महीना नहीं निकाल सकता। इस दौरान इंडिया हम पे हमला कर दे तो हम फारग हैं, हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में है, सिक्योरिटी खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, और ये संजीदा चीजें हैं। आज चांद रात आप कहेंगे मैं कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। यानी अफगानिस्तान के साथ पंगेबाजी खत्म, और इंडिया के साथ अपने मामलात को हमने ऐसे तरीके से चलाना है कि वहां से भी पंगेबाजी ना हो। कि एक तरफ जंग है, ईरान ने बहादुरी की मिसालें कायम कर दी, और एक आप हैं कि भागे भागे अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं जाके। यार ईरान से थोड़ी सी बहादुरी सीख लो, क्या फायदा ऐसे एटमी हथियारों का? ये क्या किसी की शादी पे पटाखे मारने के लिए रखे हुए हैं? हम पाकिस्तान की क्या ही बेइज्जती करें, पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेइज्जती करने के लिए काफी है। हर्षवर्धन जी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है, किस किस तरीके की चर्चाएं वहां पर हो रही है, और अफसोस भी होता है क्योंकि कभी वो भी तो हिंदुस्तान ही था। नहीं, यहाँ वो देखिए, पहले आपने अफवाह फैलाई, आप संवेदनहीन व्यवहार कर रही हैं। एक तो उनको दर्द हो रहा है, इतने परेशानी में, पीड़ा में, और उस पर आपको हंसी आ रही। बताइए, इस हाल में है वो बेचारे, और वो कोई अपने मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि आ रही है और आपको तंज आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे उनके साथ बड़ी सहानुभूति हो रही है। मेरा तो मानना है हर्षवर्धन जी, नहीं, मेरा ये मानना है कि उनको कहना चाहिए कि हो गया माई बाप में है, हुजूर हम कर चुके, 47-48 में जो गलती थी हो गई, वापस ले लो, एक और राज्य बना दो उसमें, हम बलूचिस्तान को अलग राज्य बना देंगे, उनको अलग बना देंगे, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, थोड़ा उनको संभाल देंगे, खाना भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे, थोड़ा सब कुछ देंगे। आगे भाई बांग्लादेश को हमने दिया ही ना अभी डीजल की सप्लाई। नहीं, लेकिन यही तो पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है अफगानिस्तान को मदद दे रहा है। नहीं, यही तो कहता है कि बलोचियों को मदद भारत दे रहा है। अभी जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, बाकायदा हमने मेडिकल एड से लेके सब कुछ भेजा है। भारत मानवता के आधार पर सब कुछ काम करेगा, वो मानवता के आधार पर। ये उनके ऊपर हम दया खा के निरीह स्थिति में है, ये फटे हाल हो गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि भिखमंगा बगल में होगा तो नुकसान कर सकता है ना, बड़े कम में बिक जाता है, इतना हल्के में बिक जाता है, कभी चीन से बिक जाता है, कभी अमेरिका से बिक जाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि सरेंडर करो, चलो आओ इधर आ जाओ, हम तुमको ठीक कर देंगे। अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा बिका हुआ है ना। लेकिन सर अच्छा नहीं लगता हमको, किसी घर के बाहर अगर यूं लिखे कि ये मकान बिकाऊ है तो अलग बात है, यहाँ पे तो पूरे मुल्क के बाहर लगा हुआ है कि ये देश बिकाऊ है।
ठीक विजय जी, गलत तो नहीं कही? ये सहानुभूति लग रही है आपको या मैं इतनी हिंदी तंज नहीं लग जानता, रहा है? नहीं मैं इतनी हिंदी नहीं जानता। आप बिकाऊ का मतलब ये होता है कि बहुत स्थिति खराब है, और बिके हुए हैं उसका मतलब कुछ और होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप ये क्या बिके हुए हैं। कह रहे हैं। नहीं तो नहीं, आप इसके- बता दे बिके हुए हैं या बिकाऊ नहीं, हैं? लेकिन मैं हर्ष जी की जो संवेदनाएं उनसे साथ हूँ कि चिंता करनी चाहिए। वो इतना तकलीफ में चल रहा है देश, और ये जो हम लोग चलाते रहते हैं ना कि वहाँ पाकिस्तान में ये चल रहा है कि भारत हमला कर देगा, ये डर नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ जो सिस्टम है, जो सरकार है, जो आसिम मुनीर हैं, जो शहबाज साहब हैं, उनके पास यही एक रास्ता है कि बेटा गब्बर आ जाएगा, सो जा। तो वो जो गब्बर है ना, वो आता नहीं है, लेकिन वो डराने के लिए कि भाई देखो सब लोग शांत रहो, ये पेट्रोल की बात मत करो, गैस की बात मत करो, खाने की बात मत करो, अभी तो इतना बड़ा झगड़ा है कि वो हम पर आ जाएगा। इसलिए ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। इसको ये मत समझिए कि वो डर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कि जब भी संकट हो अंदर। सहानुभूति नहीं है भाई, वहाँ की जनता वैसे नहीं, सरकार बाकियों चुनेगी को तो भी कोई भुगतेगी। सहानुभूति नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है मतलब वहाँ की जनता अगर परिवारवाद को ही चुनेगी, अगर भुट्टो परिवार को आपने- चुनेगी, आपने शहबाज शरीफ विजय- परिवार आपने को विजय चुनेगी जी को तो seriously भुगतेगी। ले लिया। लोकतंत्र में अगर अच्छे नेताओं को चुनकर देती तो पाकिस्तान भी आज विकसित भारत नहीं तो वहां पाकिस्तान का की बात कर लोकतंत्र रहा क्या होता। कह रहा है, फिर वो भी सुन लीजिए। विजय जी के तंज को आपने इतना सीरियसली क्यों ले लिया? अच्छा, समीर जी? पाकिस्तान के इंटरनल हालात पर इस वक्त कैसी स्थिति है? महंगाई और कीमतों में इजाफे में लोगों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा, कितना आक्रोश है कि गृह युद्ध वहां पर कभी भी भड़क सकता है। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूं। अब ये गैस जो कतर से मिलती है, ये इस्तेमाल कहाँ होती है? एक तो ज़ाहिर आपके घरों में, आपको पता है सनतों में इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे बढ़कर ज़राअत में, यानी जो खाद बनती है बिजली की प्लांट्स की वजह से, ये इंतहाई महंगी होने के बाद गैस फर्टिलाइज़र कंपनियां रेट बढ़ाएंगी तो आप खुद सोचें खुराक का क्या मामला हो। ये अप्रैल का महीना इतना खतरनाक पाकिस्तान के लिए आने वाला है क्योंकि ईद का दिन है अब कई जगह पे, उसके बाद पाकिस्तान में अब देखिएगा तो फिर ये खुदा ना ख्वास्ता मामला जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है जंग के हालात तैयार हैं। ये सीज फायर 23 मार्च तक है। इस दौरान ये ईरान के मामलात, मुआशी मामलात, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ा तो ये खुदा न ख्वास्ता को सिविल वार की तरफ मामला ना चला जाए। ऑस्ट्रेलिया से भी एक खबर आई है, वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रख दूं। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। सिडनी की एक मस्जिद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का विरोध हुआ, उनके खिलाफ वोटिंग हुई। अल्बनीज ईद की नमाज में शामिल होने के लिए सिडनी में देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक लकेम्बा मस्जिद में पहुंचे थे। अल्बनीज के खिलाफ गेट आउट ऑफ हियर के नारे वहां पर लगे हैं। लोगों की हूटिंग के बीच अल्बनीज भीड़ से बचते हुए तेजी से वहां से निकल गए। तस्वीरें आप देखें पहले। 30,000 people plus at Lakemba this morning, overwhelmingly. The reception was incredibly positive. I walked through the crowd to the mosque and not a single person heckled. There were a couple of hecklers inside. They were dealt with. Contrary to what's been suggested, no one was rushed out. We just sat there. It was dealt with. It was dealt with by the community themselves because overwhelmingly they did not want that to occur. Yes, there were a couple of people who are heckling. Some people don't like the fact that we've outlawed extremist organisations like Hizbut Tahrir, and that brought a response from a couple of people. But if you got a couple of people heckling in a crowd of 30,000, that should be put in that perspective. हर्षवर्धन जी, जो प्रॉब्लम एशिया में, यूरोप में या अमेरिका की प्रॉब्लम थी, वो अब ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई दे रही है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन सिडनी में इस तरीके से नारे लगना और सीधा प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे रखना, हूट होना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो इस तरह की स्थिति भी नहीं है जो हम अलग अलग देशों में, कई देशों में ऐसा हुआ है कि वहाँ बहुत से हाई फीवर नेशनलिस्ट लीडर हैं जो उस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ भी जहाँ वो गए थे उनके साथ शामिल होने के लिए ईद की नमाज में, उस वक्त उनकी हूटिंग हुई। और ये खतरनाक ट्रेंड है। मुसलमानों पर दुनिया में दूसरे लोग भरोसा कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आप इस तरह से उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हैं और किस बात पर ये बात कर रहे हैं, क्या दुनिया के देश अपनी सोवरेंटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर आपका एक मुस्लिम उम्मा है उसके हिसाब से राजनीति करें? और अगर उसके हिसाब से राजनीति करें तो सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन सब की बात आप, जॉर्डन उसमें शामिल कर लीजिए, उन सब की बात आप क्यों नहीं करते? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपके निशाने पर गैर मुस्लिम हमेशा रहते हैं
और ये लड़ाई आप दुनिया के हर देश में लड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि भारत की माता, भारत की जमीन, भारत भूमि, उसकी बात है। ये इस साइकी को समझना पड़ेगा और खतरनाक है। इसे मुसलमानों को ही दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं दुरुस्त कर रहे हैं तो दुनिया के हर समाज को ये लगता है कि भाई ये तो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनको तो अगर वश चलेगा तो अंत में घुमा फिरा के वही मुस्लिम उम्मा, वही शरिया वहां ले जाके खत्म करेंगे, और ये अच्छा नहीं है। ये एक क्विक कमेंट सर आपका भी। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज है, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में सरिया काउंसिल के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया, फिर उन्होंने आंदोलन चलाया हलाल के लिए, और हलाल के लिए आंदोलन सिर्फ हलाल मीट के लिए नहीं चलाया। बड़ा ऑस्ट्रेलिया को पहले भी बड़ा अच्छा लगता था हलाल, चूँकि एक्सपोर्ट होता था ऑस्ट्रेलिया से, तो बड़ा, लेकिन तब तो वो लिपस्टिक पर आ गए कि लिपस्टिक भी हलाल होना चाहिए, टी शर्ट भी हलाल होना चाहिए, हमारा जो कलर है वो भी हलाल होना चाहिए, हमारा जो शर्ट है वो पैंट हलाल, सब हलाल होना चाहिए। तो इस्लामिक आइडेंटिटी का वहाँ पर इशर्सन हुआ, और इस हद तक हुआ कि अमेरिका, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि आपको, आपकी हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपको जहाँ अच्छा लगता है आप जा सकते हैं। जैसा मुनीर ने कहा ना, वैसा ही अच्छा लगे तो वहाँ चले जाए। तो वहाँ भी ये बात, और ये आज के दिन में यदि ब्रिटेन से पूछे कि उसका दर्द क्या है, उसका कितना इस्लामीकरण है, क्या ब्रिटेन की आइडेंटिटी एज ए सिविलाइजेशन बची रह जाएगी? क्या स्पेन की आइडेंटिटी बची रह जाएगी? क्या फ्रांस की आइडेंटिटी कितने दिनों तक जिंदा रहेगी एज ए फ्रेंच सिविलाइजेशन? मुझे लगता है कुछ दशकों की बात है। यदि इस्लाम का तेवर ऐसे ही रहा तो मैं फिर कहता हूं, भारत के अंदर जितने खतरे हैं उतने ही उनके यहां हैं। भारत में ज्यादा खतरे हैं क्योंकि भारत में उनकी जनसंख्या 18%, 19% है। ये जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, डबल डिजिट तक मुसलमानों की जनसंख्या किसी में नहीं है। इसके बावजूद भी वो यहां इतना एशर्सन है, और इसको हम इस्लाम की भाषा में अल-तकैया कहते हैं। जब तक इस्लाम डोमिनेंट न्यूमेरिकली नहीं हो जाता है, उसकी जनसंख्या इतनी मजबूत नहीं हो जाती है, तब तक तुम अमन करो, बाकी तो फिर सरिया के लिए और इस्लाम और इस्लामिक सोसाइटी के लिए संघर्ष करो। आज कहानी कुर्सी के में इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका भी, समीर जी आपका भी।